लड़ी मार्केट में महेश में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। नेक्स्ट 2 दिन सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी वगैरह रहेगी तो उसका भी डिस्कशन वगैरह हम लोग कर लेंगे। और थोड़ा सा अभी सिचुएशन जो चल रहा है, कल मार्केट गिरा था, आज उससे ज़्यादा गिरा। नाउ पॉइंट यही है कि बेचारा नॉर्मल इंसान करे तो करे क्या, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता दूं, ऐसा है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब जब मैं बोल रहा हूँ तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका मेन रीज़न पता है क्या है? उसका मेन रीज़न है कि जितना भी आप कह लें, ठीक है, जब यही सेम चीज़ मैं जब वॉर चालू हुआ था तब मैंने समझाया था कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो सब इग्नोर कर रहे थे। अब खुद से आने लग गया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो अब सबको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। इशू इज नॉट दैट, इशू इज समथिंग एल्स। फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग दैट देयर इज ए प्रॉब्लम। हमने ये रियलाइज करने में टाइम लगा दिया, चलो हमने एडमिट कर लिया कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो अब सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। जैसे आज ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने रिक्वेस्ट किया है ITES एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज वालों को कि भाई अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप वर्क फ्रॉम होम दे दो। अब मैंने तो एक ट्रिक भी डाला है अभी जस्ट एक रील में कि अगर आपका मैनेजर कहता है ना कि मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं दूंगा और आपकी कंपनी में पॉसिबल है, देखिए बहुत सारी कंपनीज में नहीं होता है पॉसिबल, तो आप एक काम करिए, वो मैनेजर का नंबर लीजिए, बीजेपी वालों को दे दीजिए और बोलिए, एग्जैक्टली बोलिएगा कि मैंने इसको कहा कि मोदी जी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम देना है और ये नहीं दे रहा है, और उल्टा ये कह रहा है कि मोदी जी कौन है, उनके बोलने से क्या होता है, बाकी आपका चिंता नहीं है, उस आपका बदला बीजेपी वाले ले लेंगे आपके लिए, और वो बेचारे का जीवन भर का बढ़िया से उसका व्यवस्था हो जाएगा। फिर उसके बाद वो खुद भी वर्क फ्रॉम होम मांगने लगेगा। ठीक है, हो सकता है बुलडोजर घर पे चल जाए तो होम भी ना बचे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए कोई भी बड़ी इकोनॉमी, जैसे इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, राइट? तो इंडिया जब इतनी बड़ी इकोनॉमी है ना, तो इंडिया जो पूरा चल रहा है ना, पूरा इंडिया जो एक्चुअली में फंक्शन कर रहा है, वो फंक्शन पता है किस चीज के हिसाब से कर रहा है? कंजम्पशन से। हम लोग चाइना की तरह कोई बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम लोग यूएस की तरह कोई बहुत बड़े सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। अब यूएस के सर्विसेज क्या है? जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, यूट्यूब आप यूज कर रहे हो, ओपन एआई यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ वो उनके सर्विसेज हैं, तो वो एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज हैं। चाइना एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। उस तरीके से ग्लोबल ब्रांड के हिसाब से हमारा कोई भी प्रोडक्ट वैसा बहुत बड़ा कुछ कहीं नहीं है ग्लोबली। खाली चावल है हमारा एक प्रोडक्ट जो कि दुनिया में हर जगह, और दार्जिलिंग टी, यही दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से बहुत ज़्यादा वो चलते हैं बाहर में। वो उसका भी आप समझ ही सकते हो क्योंकि वो पेनी आइटम्स हैं तो उनका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसको छोड़ के हमारा कुछ वैसा ग्लोबल है नहीं। तो इंडिया सेल्फ कंजम्पशन वाला इकोनॉमी है जहां पे लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। 2 दिन में मार्केट इतने क्यों गिरे? क्योंकि कहा गया कि आप कंजम्पशन को ही रोक दीजिए। अब मान लो कहा गया कि गोल्ड एंड सिल्वर एंड ज्वेलरी नहीं खरीदो, तो कुछ लोग ये कहने लगे कि 2013 में चिदम्बरम ने भी बोला था, 1967 में इंदिरा जी ने भी बोला था। जब उन्होंने बोला था उस समय यही चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था। पब्लिकली वीडियो भी अवेलेबल है जहां पे ये बोल रहे हैं कि देखो कैसे लोग हैं कि सोना खरीदने मना कर रहे हैं। और मैं बताता हूं ना कि कर्मा वापस आके आपको हर्ट करता है। जो जो चीज, जैसे इन्होंने करेंसी पे इतना बवाल किया था 2013-14 में, ठीक है, उस समय के से 10 गुना ज्यादा तेजी से करेंसी अभी गिर रही है। रेट ऑफ डिक्लाइन अगर देखेंगे तो अभी 10 टाइम फास्टर। तो इनके समय में वही चीज हो रही है। कर्मा कैसे आपको करता है? फिर गोल्ड उस समय चिदम्बरम ने मना किया था, ठीक है, जब चिदम्बरम ने जब मना किया था सेम चीज इनको भी करना पड़ रहा है अभी। तो एक एक चीज जिसके कारण लोग कैंपेन कर पाए थे वो चीजें इनको भी करनी पड़ रही हैं। फ्रीबीज बांटने का बहुत बड़ा विरोध हुआ था कि कांग्रेस सिर्फ फ्रीबीज बांटती है, तो अभी इनको भी फिर वही फ्रीबीज ही करना पड़ रहा है। और मैं आपको लिटरली बताता हूं, मैं जब भी अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन करता हूं मैं एक ही चीज कहता हूं, गवर्नमेंट में जो भी आए, कुर्सी का नशा इतना ज्यादा होता है ना कि कोई भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। और इसीलिए सब के सब वही काम करते हैं जो पहले वाले करते थे,
कुर्सी पे बने रहने के लिए, और आगे भी वही करेंगे सब। तो कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, ये आपको लूट के खाने वाले हैं। इनका पेट आपको लूट के खाने से ही भरेगा। बस जब ये ऑपोजिशन में रहेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, तो ऑपोजिशन में नहीं रहेंगे तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जो सुनने में आ रहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर फाइनलाइजेशन चल रहा है कि पेट्रोल एंड डीजल का ऑयल का क्या करें, क्योंकि वॉर रीस्टार्ट होने का ऑलमोस्ट ये चीज है। और जो रूमर्स चल रहे हैं इन्वेस्टर सर्कल में, ये चल रहे हैं कि ये वीकेंड शायद क्रूशियल है। रशिया सॉरी यूएस एंड इजराइल वापस से ईरान पर अटैक चालू कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ऑयल जहां चल रहा है वहां से और ज्यादा शूट करना चालू करेगा। ऑयल ऑलरेडी $100 के आसपास मेंटेन किए हुए है, एंड वहां से फिर शूट करना चालू हुआ। तो ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये लोगों ने ना प्राइस होल्ड पे रखा है। दे आर जस्ट वेटिंग कि अगर कोई रेजोल्यूशन निकल जाए तो फिर क्या बिना प्राइस हाइक किए हम मैनेज कर लेंगे। बट अगर दिखता है कि वॉर वापस से रीस्टार्ट हो गया, वॉर अगर वापस से रीस्टार्ट होते ही फिर क्रूड और शूट करेगा, फिर उसके बाद कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व में बहुत बड़ा डेंट ऑलरेडी लगना चालू हो चुका है। हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसके हिसाब से हम 10-12 महीने से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और 10-12 महीने भी बेस्ट केस सिनारियो में, जब FIIs का एक्सोडस हर महीने का 20 बिलियन 30 बिलियन का होने लगा है, हम कितना संभाल पाएंगे नहीं पता। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो NDF मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। सारा कांड उसी के कारण हो गया, नहीं तो करेंसी डिक्लाइन करती, बट हमारा जो रिजर्व्स है ना वो होल्ड पे रहता। तो क्या होता कि हमारा रिजर्व्स हमेशा स्ट्रांग रहता, तो हम सस्टेन लंबे टाइम तक कर सकते थे। अब चूंकि NDF कभी भी RBI बंद कर सकता है, ये ऐसा प्रेसिडेंट बन चुका है, तो अब कोई भी NDF के रूट्स के थ्रू पैसा होल्ड नहीं कर रहा है कि चलो करेंसी रुपया इंडिया में ही होल्ड कर लेते हैं और NDF में लॉन्ग करके बैठ जाते हैं। अब कोई वो नहीं कर रहा। अब लोग बोल रहे हैं भाई रुपया है, डॉलर में कन्वर्ट करो, मेरे को दो, मैं निकलूं इंडिया से। ये चीज आ गई है। इसका इतना बड़ा अच्छा कोई कितना भी कह ले, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पढ़ा लिखा इंसान कोई रीजन से ही पढ़ा लिखा होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, करंट गवर्नमेंट जो है ना दिल्ली में, उसका हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्री करता हूं। जैसे डिफेंस में हमको ये करना चाहिए, बहुत कुछ चीजों में मैं सब में एग्री करता हूं। ये मार कहां खाते हैं पता है? फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में। इन्होंने एक अच्छी डिग्री होल्डर को फाइनेंस मिनिस्टर जरूर बना दिया है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज होना और थ्योरेटिकल नॉलेज होने में डिफरेंस होता है। जब कह दिया कि मैं प्याज नहीं खाती हूं इसलिए प्याज के दाम बढ़ने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज द ओनली पॉइंट वेर यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको सिर्फ बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। एंड इकोनॉमिक फ्रंट एंड फाइनेंस फ्रंट में जो बहुत बड़े अंधभक्त भी है ना, वो भी इस गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं करते हैं। और कोई अगर मेरी इस बात से डिसएग्री करे तो बताइएगा। मैं आपको लिटरली बताता हूं कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जो 2 पॉइंट जो मैं डिस्कस करता हूं, मेरे को ये दोनों पॉइंट में हमेशा इश्यूज दिखते हैं यहां पे, क्योंकि ये लोगों ने अनपढ़ जाहिलों का फौज बना के रख दिया है। जब तक अरुण जेटली जी थे फिर भी ठीक था, जबकि अरुण जेटली का फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था, वो लॉयर थे लेकिन पढ़े लिखे थे। और पढ़ाई लिखाई मतलब धरती वाला पढ़ाई लिखाई, जो जमीन पे भी समझता है चीजों को, ना कि इन लोगों की तरह के वॉटन से पढ़ के चले आए हैं, वॉटन लॉबी के संग जीवन में बैठे हैं और जयनगर के बाहर कभी निकले नहीं। आप जयनगर लोग बोलेंगे कहाँ है, जयनगर इज पार्ट ऑफ बैंगलोर, कोर बैंगलोर, उसके बाहर कभी निकले नहीं, तो इनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। एंड जयनगर से बाहर निकले तो लुटेंस में जाके बैठे, तो वो लुटेंस वालों को भी नहीं पता चलता है कुछ की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे ये गवर्नमेंट इज एक्चुअली ए वेरी बिग फेलियर। अब कोई माने ना माने, दिखता है। FII बेवकूफ नहीं है कि लास्ट 3 साल से खाली पैसा निकाले ही जा रहे हैं, कि उनको भी समझ में आ गया कि ये लोगों ने तो बैल बुद्धि वाला हिसाब बना दिया है भाई, जाहिलों का पूरा फौज खड़ा कर दिया है। फाइनेंस में आपको पढ़े लिखे लोगों को डालना पड़ेगा, वेदर इट अलाइंस विद योर पॉलिसीज और नॉट डजंट मैटर।
और फिनेंस में स्ट्रांग लोगों की जरूरत होती है। प्रॉब्लम इनको यही है कि कोई स्ट्रांग आदमी को डाल देंगे ना तो वो इनके लिए नुकसान हो जाता है, इसलिए ये लोग स्ट्रांग आदमी को डालते नहीं है। दो इंपॉर्टेंट पोस्ट है इस कंट्री में, स्पेशली ये कंजम्पशन ड्रिवन कंट्री में, फाइनेंस मिनिस्टर का और आरबीआई गवर्नर का। जहां भी ये दोनों औकात वाले रहेंगे और स्ट्रांग रहेंगे, जैसे अगर आप जेरम पावेल को सुनेंगे, यूएस फेड को, पावेल कुछ भी हो जाए उसको ट्रंप क्या कहता है उसको मतलब ही नहीं, वो सीधा एक ही चीज कहता है, बॉस मेरा मैंडेट ये है, मेरे को यही करना है। ये जो दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, ये दोनों पोजीशंस ऐसे हैं जो पूरे इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। जब हमारे करंट गवर्नर साहब आए थे, इन्होंने अच्छा डायरेक्शन लेना चालू किया था, बट आपको पता ही है कि वो कहां काम कर रहे हैं। वो ऐसे देश में काम कर रहे हैं जहां अच्छा नहीं करना है, अच्छा दिखने वाला काम करना है, जो दिखे अच्छा, नॉट नेसेसरली कि वो ग्राउंड पे भी अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये डिफरेंस है, एंड दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। मैं आपको लिटरली बताता हूं वेयर दे हैव एक्चुअली फेल्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फर्स्ट एग्जांपल जहां पे ये लिटरली कोलैप्स कर गए। हु विल पे दैट बिल ऑफ द लॉस टू द गवर्नमेंट? एंड अब धीरे हर साल मेच्योरिटी आ रही है और हर साल गोल्ड का दाम बढ़ ही जा रहा है। हु विल पे दैट मेच्योरिटी? चलो आपने कुछ हद तक कॉस्ट रिकवर कर लिया बाय इंपोजिंग टैक्सेशन ऑन इट, बट फिर लोग क्यों बैठेंगे वहां पे? मतलब पहले आपने बोला वो टैक्स फ्री रहेगा, फिर टैक्स भी लगा दिया, तो जो गेन आ रहा है उसमें से 20% आप टैक्स ही ले लोगे, तो बचा क्या? तो घूम फिर के तो वही कहानी हो गई। ये एक फेलियर हुआ। सेकेंड फेलियर क्या हुआ? इन्होंने क्या किया, जो पैसे आ रहे थे अननेसेसरी इंफ्रा पे खर्चा किया। आप कहेंगे लोग कि नहीं सर इंफ्रा की जरूरत है देश को, यस जरूरत है, मैं एग्री करता हूं, बट एक जगह से दूसरे जगह के लिए 10 बार एक एक्सप्रेसवे बने, कोई सेंस बनता है? एक जगह से दूसरे जगह के लिए अगर कोई ऑलरेडी हाईवे है तो उसी को रखो, अलग एक्सप्रेसवे बना के क्या फायदा होता है? आपने बना दिया, इससे बढ़िया ट्रेन लाइंस को इंप्रूव कर देते, ट्रेन की टाइमिंग्स को इंप्रूव कर देते, ज्यादा लॉजिकल बनता वो। तो ट्रेन भी उसी तरह हाल हो गई हैं इनकी। और इससे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का पता है क्या है? पॉपुलेशन, एन अनएडुकेटेड पॉपुलेशन। ऑल्दो कहा जाता है कि इंडिया में लिटरेसी रेट है 75-76%, बट इंडिया में लिटरेसी का डेफिनेशन पता है क्या है आपको? कोई आदमी किसी भी लैंग्वेज में, कोई आदमी किसी भी लैंग्वेज में, मींस मतलब मैं बंगाली में भी लिख सकता हूं, हिंदी में भी लिख सकता हूं, इंग्लिश में भी, मलयाली, या जो भी इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज में अगर आप अपना नाम पूरा लिख सकते हैं कि माई नेम इज, जैसे मैंने लिखा माई नेम इज मनीष कुमार सिंह, मैं एलिजिबल हो गया अपने आप को लिटरेट कहलाने के लिए। ये है हमारे यहां लिटरेसी का डेफिनेशन, कि अगर कोई आदमी अपना नाम लिख सकता है इंडिया के किसी भी एक लैंग्वेज में तो वो लिटरेट है। इसका मतलब अभी भी 25% जनता ऐसी है जो अपना नाम तक नहीं लिख सकती है। सोच के देखिए। उससे खराब प्रॉब्लम रियल जो एडुकेशन है, जो एक्चुअल एडुकेशन बोलते हैं, वो इंडिया के टॉप 2% के पास ही है। बिजनेस रिलेटेड ज्ञान आपको हो सकता है, आपको पैसा बनाना आ सकता है, वो भी टॉप 2-3% के पास ही है, उससे ज्यादा नहीं है लोग। बाकी 90% एक्चुअली इलिटरेट्स हैं इस देश में। अनस्किल्ड, अनएडुकेटेड, इलिटरेट एंड जवार गाहिल वाला लेवल है। एंड ये लोग खाली 5 kg राशन में खुश है, 1,500 रुपया भत्ता में खुश है,
अब प्राउडली लेते हैं कि मुझे गवर्नमेंट से भत्ता मिल रहा है। ये कभी आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंप्रूव करेंगे? ये कभी इस देश का लेबर इंप्रूव करेंगे? कभी नहीं कर। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। आपको फैक्ट्री लगानी है, आप लगाइए, आप 10 लेबर खोजिए, नहीं मिलेंगे। फिर होगा क्या? एक तरफ दिख रहा है जॉबलेसनेस बहुत है, दूसरी तरफ आपको एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं। ये हाल हो चुका है यहां पे। क्यों एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि जो काम कर सकते थे वो तो 3,000 रुपए भत्ता में और 5 kg राशन में खुश है। तो होगा कहां से? बट एनीवेज, और ये इंप्रूव नहीं होने वाला बॉस। दिस इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव, एटलीस्ट नॉट इन माई लाइफ टाइम। एक बहुत फेमस इंग्लिश प्रोवर्ब है, वी कैन मेक दिस कंट्री ग्रेट, नॉट टूडे, नॉट टुमारो, मे बी नॉट इन 10 years, मे बी नॉट इन माई लाइफ टाइम, बट लेट अस बिगिन। वो बिगिन भी कोई नहीं स्टार्ट करने को रेडी है इस देश में। अब मैं बोलता हूं तो लोग बोलेंगे कि सर आप एंटी बीजेपी हैं, आप एंटी मोदी हैं। कल कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी ना, तो भी आप मुझे यही सब बोलता हुआ सुनेंगे। डिफरेंस बस ये है, अगर आपने कोई कमी करी और मैं ना बोलूं, ये नहीं होगा। सब लोग कह रहे हैं ना मोदी जी ने सोना खरीदने मना किया है। आपको पता है इस देश की 99% जनता सोना खरीदने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। वो जाते भी हैं तो जैसे तैसे शादी के समय बस अपने बच्चों के लिए ज्वेलरी खरीदने का कोशिश करते हैं, वो भी जो भी थोड़ा बहुत खरीद पाए तो खरीद पाए। वो हाल है। क्या लगता है आपको कि वो 99% लोग खरीद पाते हैं, और जो 1% वाले हैं उनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता? उनको लिटरली कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिगार्डलेस कि क्या हो रहा है। यही सब सोचना पड़ेगा, यही सब समझना पड़ेगा। एनीवेज, मैं आपको 3 सजेशन दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ भी सीखा है, क्योंकि मैं अपने एज के हिसाब से ज्यादा मैच्योर्ड हो चुका हूं, मैंने ऑलमोस्ट सारे बाल अपने गंवा दिए हैं, जो थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, आपको पता ही कितने ही बचे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन किया, तो मैं आपको 2-3 सजेशंस दूंगा, पॉसिबल हो तो लाइफ में अप्लाई कर लीजिएगा अभी, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 years। फर्स्ट, जितना पॉसिबल हो एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करिए। सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क कोई एक स्किल जरूर सीखिए। अब आप लोग कहेंगे सर आप तो ट्रेडिंग सीखने बोलेंगे। यार देखो ऐसा है ना कि मुझे कोर्स बेचना होता तो मैं ये जरूर कहता कि आप ट्रेडिंग सीख लो। मैं एक ही चीज कहता हूं, जिसको ऑलरेडी ट्रेडिंग आती है उसका मैं भले थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दूं, बट आप मेरे से सीखना चाहोगे ना, तो मैं लोअर एंड पे तो बात ही नहीं कर पाता हूं, मुझे बेसिक से समझाने आता ही नहीं। ये मेरा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने हमेशा यही कहा है, आप मेरे फंक्शंस में आइए, आप मेरे सेमिनार्स में आइए, जहां आना है आइए, बट पहले से सीख के आइए। मेरी हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट, मेरी जितनी भी लर्निंग प्लेलिस्ट है, सब देख के आइए, तब आपको कुछ सीखने फिर भी समझ में आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट कोई फायदा नहीं। चलिए आते हैं डिस्कशन पे। जो थोड़े बहुत बाल हैं उसी को झाड़ लेता हूं। हाँ, थर्ड सजेशन क्या देने वाला था? 2 सजेशन तो मैंने दिए। थर्ड सजेशन, लोग कहेंगे कि अभी क्राइसिस में रियल एस्टेट सस्ता हो जाएगा।
बट मैं आपको लिटरली बताऊं, मेजॉरिटी जगहों पे कंस्ट्रक्शंस रुक चुके हैं, क्योंकि बिहार वाले लेबर्स भी वापस चले गए, बंगाल वाले लेबर्स भी वापस चले गए। मेजर इंडिया में लेबर सप्लाई यही दो जगह से था। बड़े बड़े ग्रुप्स के पास अब लेबर्स नहीं है काम कराने का, और वो लेबर आना भी नहीं चाहते क्योंकि गैस इतना हाई है। अब लोग बोलेंगे सर मेरे को तो सिलेंडर उसी दाम पे मिल रहा है। यही आपका प्रॉब्लम है कि आप लिमिटेड उतना ही थॉट प्रोसेस में सोच सकते हो। जो टेम्पररी वर्कर होता है उसको वो गैस नहीं मिलता है, और टेम्पररी साइट जो होते हैं उस पर इंडक्शन पे बना लें उतना भी पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि इंडक्शन का पूरा ऑपरेशन, इंडक्शन का बर्तन से लेके इंडक्शन पे कुकिंग तक सब कुछ एक्सपेंसिव होता है। आज एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, इन्फ्लेशन डेटा आया। इन्फ्लेशन डेटा में इंडिया का इन्फ्लेशन आया 3.48%। एंड आज इंडिया का जीडीपी डेटा पब्लिश होने वाला था। आपको पता है गवर्नमेंट ने उसको पब्लिश नहीं किया। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ने डेटा पब्लिश नहीं किया। यस, आज गवर्नमेंट जीडीपी डेटा पब्लिश करने वाली थी एंड उसने पब्लिश नहीं किया। कुछ तो है उस डेटा में। अगर वो कल या परसों में आता है तो उसका इफेक्ट कितना डेडली होगा, मैं बस यही सोच रहा हूं। इकोनॉमी वाइज वी हैव गॉन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिपेयर। इट विल नीड a हार्ड रीसेट। इट इज डिफिकल्ट। चलिए 22 मिनट तो यही हो गए। गिफ्ट निफ्टी शोइंग 100 पॉइंट डाउन, ये सब नहीं रखते। निफ्टी सस्टेन बिलो ये यहां तक 600 तक। कल याद होगा आप लोगों को मैंने 600 वाली लाइन मार्क करके आपको क्या बताया था कि ये अगर जोन टूटा, ठीक है, तो ये मार्केट क्या है कि ये मार्केट आपका ये जो पर्टिकुलर जोन है जहां पूरा ये गैप क्रिएटेड है, इस पूरे गैप को मार्केट फिल करने जा सकता है। अब आप देखिए उससे ये अब कितना ही पॉइंट्स बचा है, 120 पॉइंट्स ही बचा है, जो कि कल आ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये गैप क्रिएटेड था, इस गैप को मार्केट को फिल करना था। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट अभी यही लग रहा है कि इस गैप को मार्केट अगर फिल करने आता है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अभी इस पॉइंट पे है, यहां से यहां तक का भी ना कोई ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा। जो जीडीपी के नंबर्स रूमर्स आ रहे हैं, अगर वो सही में आ गया एंड ये नंबर 6% के नीचे है, पहले अगर अगर ऐसा नंबर पब्लिश हो गया तो आपने रिसेंटली ये जो 22 का लो लगाया था ना, ये भी जाएगा। किसी ने लास्ट मोमेंट ये होल्ड करवाया है कि इस तरह का नंबर पब्लिश नहीं हो सकता। एंड ये एक और बड़ा दिक्कत है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि डेटा होल्ड कैसे चला गया।
अब जब डेटा आए, जो भी डेटा है, अच्छा है बुरा है, उसकी जेन्युइनिटी पे हमेशा क्वेश्चन रहेगा। और बुरा आएगा तो लोग कहेंगे कि अगर बुरा पब्लिश ही करना था तो पहले कर दिए होते, इसका मतलब इससे ज्यादा बुरा है। और अच्छा आ गया, जो कि कम चांसेस है, बट अगर अच्छा आ गया तो लोग कहेंगे मैनिपुलेटेड डेटा है। तो घूम फिर के दोनों तरफ से फंस गए। तो एफआईआई जो अपना काम कर रहे हैं तो वो और जोर शोर से करेंगे। बैंक निफ्टी मैंने बताया कि 54,000 पे है, अगर ये होल्ड कर लिया तो फॉल रुकेगा, अगर टूटा तो दिक्कत देगा। तो हुआ क्या कि बैंक निफ्टी भी यही काम किया, पहले 54,000 के आसपास काफी देर टाइम बिताया, ठीक है। फिर एक बार यहां से 54 से बाउंस भी करके 54,300 तक भी ऑलमोस्ट गया। फिर वही 20 EMA से रिजेक्शन लेके पूरा नीचे, एंड फिर धीरे 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 पूरा ऑलमोस्ट 55,450 तक चला गया। तो क्या ही कहिएगा, चल ही रहा था। फिर मैंने एक दो जगह अपडेट भी किया था कि ये लेवल के ऊपर रहेगा तो शॉर्ट पोजीशन मत रहिएगा। उसके बाद बाउंस भी मिला, फिर वापस मार्केट गिरा, और मैंने 20 EMA क्लोज आ रहा है, ऊपर निकलेगा तो बुल्स को कोई मौका मिलेगा, बट ऊपर निकला ही नहीं। क्या कर सकते हैं। फिर मैंने पूछा कि मार्केट के साथ क्या कर दिया मोदी जी ने, एंड फिर मैंने लिखा भी लुक्स लाइक इट्स वर्स देन इट्स व्हाट इज बीइंग शोन। फिर मैंने आज एक पोल डाला, प्रॉफिट एंड लॉस का तो पोल था। आज लोगों को लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि शायद लोग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हुआ नहीं। मैंने पोल डाला कि डू यू बिलीव इंडिया हैज एन इन्फ्लेशन ऑफ 3.48%। 80% लोगों ने डाला है नो, डेटा इज नॉट करेक्ट। मतलब 80% लोग ये मानते हैं कि डेटा सही नहीं है, इन्फ्लेशन इतना कम इंडिया का हो ही नहीं सकता। 20% लोग यस एग्री किए हैं कि यस वी आर गंवार अंधभक्त, जो कि जो भी डेटा है हम सही मानते हैं। चलिए आते हैं कि क्या रहेगा कल के लिए डिस्कशन, ठीक है। ये देखिए, अब कुछ लोग अभी भी 23,150 लास्ट लेग गैप फिलिंग, अगर वहां सपोर्ट नहीं लिया तो स्वाहा। अब लोग अभी से ही वो सब प्रेडिक्शंस करने लग गए हैं। मैं कहता हूँ एक एक दिन कर करके डिस्कस किया करो, ज़्यादा लॉजिकल रहेगा, ठीक है। 2-3 मैंने रील्स डाली अभी। आते हैं कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, ठीक है, उस पर आते हैं। क्रिप्टोज अभी लाइव चल रहे हैं, उनका डिस्कशन एक बार पहले बता देता हूँ आपको। अच्छा खासा थोड़ा सा फॉल आया है क्रिप्टो में, ठीक है। मेरा मानना है कि 80,400 के नीचे है तो ये नेगेटिव बायस में ही है। अपसाइड मूव 80,700 के ऊपर ही आएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव बायस में ही है, और ये टूटता है ना इस बार 80,000 79,000 तक का डोर ओपन हो जाएगा। इससे ज़्यादा गिरा है एथीरियम। एथीरियम में क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक ये 2280 के ऊपर ना निकाल दे। 2280 के ऊपर निकाला तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा। ये थोड़ा बहुत बाउंस वगैरह आ सकता है, बट वो सस्टेनेबल नहीं होगा, ठीक है। सोलाना अच्छा खासा बुलिशनेस पे चल रहा था, वहां से इसमें भी थोड़ा डिप आया है। 94.5 ये लेवल मार्क करके रखिएगा, इसके ऊपर है या नीचे इस बेसिस पे जज करिएगा। नीचे है तो नेगेटिव ही रखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। क्रूड का एक बार देख लेते हैं, गोल्ड पे भी आता हूँ, बट पहले क्रूड का एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए क्रूड बढ़ते बढ़ते 90 मतलब ऑलमोस्ट 100 टच करके वहां से रिट्रेस किया है, वापस 99 के ऊपर जाएगा तो बुलिश ही हो जाएगा। इसमें शॉर्ट करना अभी सुसाइडल हो सकता है, यू नेवर नो, गिर भी सकता है, लेकिन आप कोई गारंटी के साथ नहीं कर सकते। गोल्ड का कैसा है कि नीचे डिप किया है, वहां से रिकवर करने को ट्राई कर रहा है। 4680 4650 ये दोनों लेवल मार्क करके रखे, जिस साइड तोड़ेगा उस साइड अच्छा मूव देगा। अब पैक्सी आप ट्रेड करें, चाहे XAUT ट्रेड करें, चाहे बिटकॉइन करें, एथीरियम करें, जो भी आपको ट्रेड करना है, डेल्टा, CoinDCX, CoinSwitch, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा। तीनों में अकाउंट ओपन करके कुछ ना कुछ बेनिफिट सब में चलता रहता है। जैसे अभी गोल्ड के XAUT और पैक्सी पे डेल्टा ने ऑफर निकाला है 0.1 बिप्स का, जो कि इंटरनेशनल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म से भी सस्ता रेट है, मतलब ट्रांजेक्शन चार्जेस तो काफी सस्ता है। उसी तरह अभी हमारे रेफरल लिंक से जो भी अकाउंट ओपन करेगा तो CoinSwitch वाले नेक्स्ट 1 मंथ के लिए 50% ट्रेडिंग फीस पे ऑफ दे रहे हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों चीज आपके पास है, आप ट्राई कर सकते हैं। और CoinDCX पे भी अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी जो हमारे रेफरल से ओपन करेगा उसको एटलीस्ट फर्स्ट मंथ 20% फीस ऑफ मिलेगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए ट्राई करके सब जगह अकाउंट ओपन कर लीजिए, जहां जो बेनिफिट आता रहे उसको यूज करता रहा करिए। आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह ये सब का डिस्कशन पे, फिर सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेंगे। सिंपल रखते हैं, 23,500 मार्क कर लीजिए, जब तक इसके ऊपर ना निकले बुलिश व्यू मत लीजिएगा। डाउन साइड क्या मार्क करना है, 23,360 का लेवल, लास्ट टिक 430 की लगी है, बट 23,360 मार्क करके रखिएगा। 360 के नीचे सीधा 150 तक का डोर है। अब 150 के नीचे अगर तोड़ा तो दिक्कत देगा। निफ्टी बैंक आज 800 पॉइंट गिरा,
500 वगैरह के आसपास, 550 के आसपास क्लोज किया है, लास्ट एक 700 का लगा है। मार्क क्या करना है, 650 का लेवल ऊपर में एंड डाउन साइड में ये 475 का लेवल नीचे में, जो आज का बॉटम था। 475 के नीचे टूटने पे सीधा 53,000 फर्स्ट लेवल, फिर 50 to 600 सेकेंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, 50 to 600 आपको मूव करता हुआ दिख सकता है। अपसाइड में क्या लेवल ध्यान रखना है कि 53,650 के ऊपर अगर निकलता है तो 54,000 तक का इजी मूव है। 54 जाके अगर हर्डल ले लिया तो दिक्कत देगा। अब आते हैं कोर इंपॉर्टेंट चीज सेंसेक्स में। शार्प फॉल है नो डाउट, सिंपल इसमें रखिए, जब तक 75 रिक्लेम ना कर ले बुलिश भी मत लीजिएगा। डाउन साइड का लेवल आप सीधा 74,450 पे रखिए। ठीक है, 74,450, इसके नीचे मार्केट तोड़ता है ना तो आपको 74,000 तक इजी मूव है। 74 के नीचे गया तो 73,600 तक का इजी मूव है। ऑप्शन डेटा अगर इसका आप देखेंगे तो आज इसका ऑप्शन प्रीमियम ऐड हो गया है, 2 दिन के हिसाब से प्रीमियम बहुत ज्यादा ऐड हुए हैं। प्लस चूंकि एवरेज क्लोजिंग इस तरह से स्क्यूड आई है कि 700 पे लास्ट टिक लगा, 560 पे लास्ट क्लोजिंग आई है, तो कॉल के प्रीमियम अननेसेसरी इन्फ्लेटेड है। जो बाई साइड में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनका सुबह उठते ही प्रीमियम स्वाहा। कल सुबह ये प्रीमियम आपको 450 दिखेंगे दोनों साइड एट द मनी, तो कल दिक्कत दिखेगा। अब ये फिर भी 450 मतलब 2 दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रीमियम्स है, तो कल दिखेगा स्कोप तो है, बट मूव भी बड़ा आने का एक्सपेक्टेशन है कल, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।